गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग 10th पीरियड 10वां क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमने आपको माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन स्पोर यानी कि पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमिट यानी कि मेल सेक्स सेल के फॉर्मेशन के बारे में बताया। और ये भी कल मैंने आपको हिंट दिया था कि जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें जो पोलन ट्यूब बनता है उसमें दो मेल गैमिट्स होते हैं। यही दोनों मेल गैमिट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया के क्रम में फीमेल सेल के अंदर या यूं कह लीजिए एम्ब्रियो सैक के अंदर यानी कि ओव्यूल के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है और इसका टिप बर्स्ट करेगा, फटेगा और वहां से दोनों मेल गैमिट बाहर आ जाते हैं। ये चीज हम लोग कल देखे थे। ये दोनों मेल गैमिट में से एक मेल गैमिट एम्ब्रियो सैक के एग सेल के साथ या एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया। इस फ्यूजन के प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोले थे? फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक बचा हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया था यानी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया। और ये प्रक्रिया जब होता है तो इसको कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। ये हम लोग कल इसका आउटलाइन समझे थे। आज हम लोग पूरे एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखेंगे कि एग सेल किधर होता है, सिनर्जिड किधर होता है, किस प्रकार का ओव्यूल होता है, कौन सा ओव्यूल सबसे ज्यादा कॉमन होता है और कॉमन ओव्यूल कहाँ मिलता है। इसके साथ साथ जो एंटीपोडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं और एंटीपोडल का काम क्या होता है, ये सारा चीज हम लोगों को देखना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेगास्पोर या मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसी में हम लोग सबसे पहले हेडिंग मारे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। आपको हो सकता है कि 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे कि एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। तो हम लोग हेडिंग मार दें स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन इसमें पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। हिंदी लिख लीजिए यहीं पर। एम्ब्रियो सैक का संरचना, भ्रूणपोष का संरचना, भ्रूणपोष का संरचना। ठीक, पहले हम लोग थोड़ा देखें कि क्या है। याद रखिएगा, अगर मेगास्पोर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है फीमेल स्पोर। इसका मतलब क्या है? फीमेल स्पोर। यानी कि इसको हम लोग फीमेल सेक्स सेल, तीनों क्या है? एक ही जैसा है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीमेल स्पोर। हिंदी हो गया मादा स्पोर या हम लोग कह सकते हैं मादा जनन कोशिका। याद रखिएगा, स्पोर कहीं भी रहेगा, या तो मेल स्पोर हो या फीमेल स्पोर हो, ये कहीं भी रहेगा तो हैप्लॉइड कंडीशन में ही रहेगा। और यह हैप्लॉइड कंडीशन एन ही रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। ठीक, तो माइक्रोस्पोर में क्या हम लोग बोले थे कि वैसी प्रक्रिया जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहां भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर यानी कि फीमेल स्पोरेंजियम के अंदर फीमेल स्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब होता है थोड़ा बड़ा। यहाँ पर लिख लीजिए
पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर यानी कि फीमेल स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर inside the megasporangium, inside the megasporangium is known as मेगास्पोरोजेनेसिस। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस, हिंदी लिख लीजिएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, अब एक बात है कि आखिर मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है और कहां होता है। तो देखिए, स्टार मार लीजिए और इधर लिख लीजिए डेवलपमेंट यानी कि विकास। ध्यान से सुनिएगा, जो भी एम्ब्रियो सैक का संरचना है वह न्यूक्लियस के द्वारा घिरा रहता है। न्यूक्लियस जो है एक प्रकार का न्यूट्रिटिव यानी कि पोषक पदार्थ है या पोषक उत्तक है जो डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ये जो पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए ध्यान से, तब आप एकदम क्लियर इसको समझ लीजिएगा। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। याद कीजिए, एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको बताया था कि यह 7 सेल्ड स्ट्रक्चर या 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ये होता है। ये इस तरह से इसका जो संरचना है, ये इसका ये डंठल है, स्टॉक है। यहां से ये मल्टीलेयर्ड होता है, ये मल्टीलेयर्ड। जिधर से ये पोर है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। जाहिर सा बात है, माइक्रोपाइल के मिलने के कारण, माइक्रोपाइल के इस साइड में मिलने के कारण इस एरिया को या इस पोल को हम लोग, या इस एंड को, इस किनारे को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड, यानी माइक्रोपाइलर किनारा या कह सकते हैं भाग। और जस्ट इसके अपोजिट ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चलाजल एंड, चलाजल किनारा। ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम ओव्यूल
इनवर्टेड होता है एंजियोस्पर्म्स में, और यही मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है। इन्वर्टेड से मतलब क्या है? इन्वर्टेड से मतलब है कि माइक्रोपाइलर भाग उसका नीचे मिलेगा और चलाजल भाग इसका ऊपर मिलेगा। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, या तो ओव्यूल इन्वर्टेड हो या ओव्यूल स्ट्रेट हो, यानी कि एनाट्रोपस हो या ऑर्थोट्रोपस हो, कंपाइलोट्राइपस हो, बहुत तरह का ओव्यूल होता है। जिधर माइक्रोपाइलर भाग है उसी साइड में 3 सेल मिलेंगे, लेकिन इन तीनों में जो बीच वाला रहेगा ये होता है एग न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस, और किनारे का ये जो दोनों होता है साइड वाला, ये कहलाता है सिनर्जिड। क्या कहलाता है? सिनर्जिड। हिंदी भी लिख लीजिएगा, ये क्या कहलाता है? सिनर्जिड। और ये हो गया एग न्यूक्लियस। ये जो सिनर्जिड है ये हैप्लॉइड होता है, यानी कि एन। एग न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड यानी कि एन। लेकिन यह जो बीच का पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये होता है 2n यानी कि डिप्लॉयड। और ठीक इसके ऊपर ये 3 जो है, इन तीनों को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल। एंटीपोडल्स, PODALS। ये क्या हो गया? एंटीपोडल्स। ये भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। इस बात को तो एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये एक टिपिकल इम्ब्रियो सैक का संरचना है जो 7 सेल्ड है। ये जो डंठल जैसा रचना है इसको कहते हैं हम लोग फ्यूनिकल। इसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। क है फ्यूनिकल। और ये जो है पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम लोग न्यूसेलस। न्यूसेलस, याद रखिएगा, न्यूक्लियस नहीं है ये, न्यूसेलस। और ये सब जो है मल्टीलेयर्ड, इसको कहते हैं हम लोग इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट यानी कि ये है इसका त्वचा मल्टीलेयर्ड। ये न्यूक्लियस नहीं है, क्या है? न्यूसेलस। इसको क्या कहते हैं? न्यूसेलस। अब देख लीजिएगा, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। फ्यूनिकल के बगल में भी इधर जो रहेगा, इधर भी बहुत सारा पैरेन्काइमेटस टिश्यू रहेगा, इसको भी कहेंगे न्यूसेलस। और एंटीपोडल भाग के तरफ यानी कि चलाजल भाग के तरफ भी बहुत सारा पैरेन्काइमेटस मिलेगा स्ट्रक्चर, इसको भी कहेंगे न्यूसेलस। अब देखिए होगा क्या, जितना भी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर इसका फॉर्मेशन होगा तो इसका डेवलपमेंट जो चलेगा, सबसे पहले इस डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि आर्कीस्पोरियल इनिशियल। आर्कीस्पोरियल नाम से लग रहा है ये फीमेल वाला पार्ट है, तो ये जो है आर्कीस्पोरियल इनिशियल। पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए, आर्कीस्पोरियल इनिशियल कहाँ वाला? न्यूसेलर। न्यूसेलर भाग में, या हम लोग कह सकते हैं कि न्यूसेलर हाइपोडर्मिस। न्यूसेलर हाइपोडर्मिस में ये जो मिलेगा, ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल ही डायरेक्टली क्या करेगा? क्रिया करेगा या एक्शन करेगा या डेवलप करेगा, कौन चीज में? मेगास्पोर मदर सेल में। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली एक्ट्स एज मेगास्पोर
डायरेक्टली एक्ट्स एज, लिख लीजिएगा, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब याद कीजिए, जब हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहे थे, तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल में चेंज होगा, यहाँ पर दो लेयर बनेगा। एक लेयर जो बनेगा, जो परिधि की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, उसको कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल। पी से क्या है? इस पी से क्या है? पेराइटल। पेराइटल का मतलब पेरिफेरी की तरफ, यानी कि परिधि की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ। और अंदर की तरफ जो बनेगा, तो आपको याद होगा कि अंदर की तरफ जो बनता था, इसको हम लोग क्या कहते थे? प्राइमरी स्पोरोजीनस, पी स्पोरोजीनस सेल, पीएससी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, प्राइमरी स्पोरोजीनस, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल परिधि की तरफ बना रहा है पेराइटल, सेंटर की तरफ बना रहा है स्पोरोजीनस सेल। इसी स्पोरोजीनस सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन यहीं पर संपन्न होगा। और मियोसिस सेल डिवीजन जब होगा, तो लास्ट में यही मेगास्पोर में बदल जाएगा, मेगास्पोर में बदल जाएगा। अब देखिए, ये पूरा का पूरा मेगास्पोर कहिए या ओव्यूल कहिए, और ओव्यूल के अंदर का ये रचना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। अब दिमाग में बैठाइए इस बात, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि डेवलपमेंट में आर्कीस्पोरियल इनिशियल जो है न्यूसेलर भाग का हाइपोडर्मल पार्ट, ये डायरेक्टली भी कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है। तो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल के जैसा काम किया, और इस मेगास्पोर मदर सेल में विभाजन होगा, और विभाजन के बाद दो लेयर बनेगा। बाहर की तरफ जो बनेगा वो प्राइमरी पेराइटल सेल बनेगा, और अंदर की तरफ जो बनेगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनेगा। यही मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रण विभाजन होगा, और यहीं से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। एक मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के अंदर जब मिलेगा, ये पूरा रचना यही 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, यही 7 सेल। अब हिंदी वाले बच्चे लिखिए, आप हिंदी वाले बच्चे सीधे सीधे लिखिएगा, मेगास्पोर का विकास, मेगास्पोर का विकास। इंग्लिश वाले बच्चे उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो अपना वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। तो मेगास्पोर का विकास लिखिए। प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक चरण में आर्कीस्पोरियल, प्रारंभिक चरण में आर्कीस्पोरियल इनिशियल, आर्कीस्पोरियल इनिशियल जो कि न्यू सेलर, जो कि न्यू सेलर हाइपोडर्मिस, न्यू सेलर हाइपोडर्मिस में होता है, वह या तो सीधे सीधे, या तो सीधे सीधे, सीधे सीधे मेगास्पोर मदर सेल, सीधे सीधे मेगास्पोर मदर कोशिका, मेगास्पोर मदर कोशिका का निर्माण कर देता है, अथवा निर्माण कर देता है, अथवा इनडायरेक्टली विभाजन कर
विभाजन कर बाहर के तरफ प्राथमिक पेराइटल कोशिका, बाहर के तरफ प्राथमिक पेराइटल कोशिका एवं अंदर के तरफ प्राथमिक एस्पोरोजिनस कोशिका का निर्माण कर देता है। फिर तीर का चिन्ह नीचे मार दीजिएगा और लिखिएगा मेगास्पोर मदर कोशिका में मियोसिस ब्रैकेट में कर लीजिएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है और अंत में मेगास्पोर बन जाता है। और इम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है। ये तो हो गया आपका आउटलाइन कि ये कैसे बना। लेकिन एक बात अब इसको समझिएगा, इस पूरे रचना को भी समझना है कि यह क्या है। तो अब इम्ब्रियो सैक का ही ना रचना आएगा, तो हेडिंग मारिए इम्ब्रियो सैक का संरचना। अंग्रेजी में लिखिएगा हेडिंग मार के स्ट्रक्चर ऑफ इम्ब्रियो सैक। इंग्लिश वाले बच्चे ये बात लिखिएगा और हिंदी वाले लिखिएगा इम्ब्रियो सैक का संरचना। डैश दे दीजिए, लिखिए पॉइंट नंबर 1, डैश दे करके लिखिए पॉइंट नंबर 1। अब समझिए बात को, ये क्या है? ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है। हमको इसमें अभी फ्यूनिक्यूल से कोई अभी लेना देना नहीं है, इंटेगुमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, न्यूसेलस से भी अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोगों को मेन मतलब है ये तीनों एंटीपोडल, बीच वाला पोलर न्यूक्लियाई और नीचे का पूरा एग सेल बीच वाला और किनारे किनारे का सिनर्जिड्स, इसी से हम लोगों को मतलब है। तो पहला पॉइंट, पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए inverted ovule is most common type. Inverted ovule is of most common type found in angiosperms known as क्या? एनाट्रोपस ओव्यूल। हिंदी वाले लिखिए उल्टा। इन्वर्टेड माने क्या होता है? उल्टा ओव्यूल ही सबसे ज्यादा कॉमन टाइप यानी सामान्य टाइप
का ओव्यूल होता है, का ओव्यूल होता है, जो कि एंजियोस्पर्म, जो कि एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में मिलता है, एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। ये हो गया एकदम आपका बात। जिसे 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 क्या कहते हैं? एनाट्रोपस। क्या कहते हैं? जिसे जिसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है, ओव्यूल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इम्ब्रियो सैक embryo sac is seven celled और eight nucleated structure, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, एम्ब्रियो सैक 7 कोशिकीय अथवा 8 केंद्रक वाला संरचना होता है। अगला पॉइंट तीसरा देखिए, इन द इनवर्टेड ओव्यूल माइक्रोपाइलर पार्ट is present towards lower side and chalajal part is found towards upper side। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, उल्टा ओव्यूल में याद कीजिए, यह क्या था? माइक्रोपाइलर भाग है। उल्टा ओव्यूल में माइक्रोपाइलर भाग नीचे के तरफ और चलाजल भाग ऊपर के तरफ मिलता है। माइक्रोपाइलर भाग के तरफ ही एक छिद्र होता है जिसे
माइक्रोपाइल कहा जाता है। माइक्रोपाइल कहा जाता है। अगला पॉइंट, तीसरा लिखिए, देखिए क्या है। माइक्रोपाइलर भाग की तरफ ही क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस और क्या मिलेगा, सिनर्जिड। तो लिखिए टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर पार्ट, माइक्रोपाइलर पार्ट towards माइक्रोपाइलर पार्ट एक न्यूक्लियस, ऐसे कर लीजिए, एग सेल विथ एग न्यूक्लियस इज फाउंड। टुवर्ड्स बोथ साइड्स, याद कीजिए इसके दोनों साइड में क्या है, सिनर्जिड है। तो टुवर्ड्स बोथ साइड्स सिंगल सिनर्जिड्स, क्या था ये, हैप्लोइड था। सिनर्जिड्स एन ब्रैकेट में कर लीजिएगा, सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट। यानी कि अब ध्यान से सुनिए, नीचे के तरफ है वाला पार्ट, तो ये क्या था, ये हो गया हमारा एग सेल विथ एग न्यूक्लियस, यही दोनों ना सिनर्जिड है। तो ये क्या करेगा, सिनर्जिड जब फर्टिलाइजेशन का काम चलेगा तो उस कंडीशन में पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। याद रखिएगा कि तुम इधर जाओ या इधर जाओ। तो पारा चेंज करके लिख लीजिए, सिनर्जिड्स गाइड पोलन ट्यूब। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, माइक्रोपाइलर भाग के तरफ मादा कोशिका अथवा केंद्रक ब्रैकेट में कर लीजिए एक न्यूक्लियस उपस्थित रहता है, जिसके दोनों तरफ एक की संख्या में हैप्लोइड सिनर्जिड्स मिलते हैं। इनका सिनर्जिड का कार्य, हिंदी में लिख लीजिएगा, सिनर्जिड का कार्य पोलन ट्यूब को गाइड करना है। सिनर्जिड का कार्य पोलन ट्यूब को गाइड करना है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट 4 नंबर, यहां तो मेरा इसका काम हो गया। अब देखिए, अब आइए इसके ठीक अपोजिट साइड में एंटीपोडल है, कैट है 3 गो। तो लिखिए अंग्रेजी वाले बच्चे, टुवर्ड्स चलाजल पार्ट 3 एंटीपोडल्स
3 antipodals are present. 3 antipodals are present. अब ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। और निषेचन के बाद ही फिर अपने आप विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। तो लिख लो, दे degenerate after fertilization. इंग्लिश वाले बच्चे लिख लिए, हिंदी वाले लिखिए, चलाजल भाग के तरफ, चलाजल भाग के तरफ 3 हैप्लॉइड एंटीपोडल्स, 3 हैप्लॉइड एंटीपोडल्स in haploid एंटीपोडल्स मिलते हैं, जो निषेचन प्रक्रिया के बाद विलुप्त हो जाते हैं। निषेचन प्रक्रिया के बाद विलुप्त हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट पांचवा, लास्ट पॉइंट क्या है, पांचवा। अब बीच में क्या है, एंटीपोडल हो गया, माइक्रोपाइलर भाग के तरफ का एक न्यूक्लियस सिनर्जिड हो गया। अब बीच वाला हमारा क्या बचा हुआ है, केवल पोलर न्यूक्लियाई। तो लिख लीजिए, एम्ब्रियो सैक, ऐसे कर ला, इन द middle part of embryo sac, polar nuclei, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस is found. ये जो दोनों न्यूक्लियस है पोलर डिप्लॉयड, ये फर्टिलाइजेशन के क्रम में आपस में फ्यूज कर जाता है। तो ये लिख लीजिए, they fuses with each other during fertilization. हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, एम्ब्रियो सैक के बीच में पोलर न्यूक्लियाई ब्रैकेट में कर लीजिएगा 2n, यानी कि डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई ब्रैकेट में कर लीजिएगा 2n पोलर न्यूक्लियाई, अथवा सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई अथवा सेकेंडरी केंद्रक मिलते हैं, जो निषेचन के क्रम में आपस में फ्यूज कर जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अब सुनिए एक बात, अब तक हम लोगों का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं कल इसको बताऊंगा कि
अभी हम क्या बोले आपको, इस सब स्ट्रक्चर सब कोई हमको लेना देना अभी नहीं है। अभी हमको मतलब है क्या चीज से, अभी मतलब है हमको एग न्यूक्लियस, सिनर्जेट, पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल, कैसे इसके अंदर पोलन ट्यूब घुसेगा, और पोलन ट्यूब घुसने के बाद जब बर्स्ट करेगा तो क्या होगा, अगर माइक्रोपाइलर भाग के तरफ से जाएगा फ्यूज करेगा तो उसको क्या कहेंगे, चलाजल भाग के तरफ से जाएगा फ्यूज होगा तो क्या कहेंगे, और इंटेगुमेंट के तरफ से जाएगा और फ्यूज करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, आज हम लोग इतने ही रहने देंगे। ठीक, जाइए और जाकर के एकदम ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का हर साल अल्टरनेट करके ये आता है। प्लस मेडिकल में भी इसमें क्वेश्चन आता है कि चलाजल भाग के तरफ क्या मिलेगा, माइक्रोपाइलर भाग के तरफ क्या मिलेगा, कितने सेल्ड स्ट्रक्चर है, कितना न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, एंटीपोडल कब विलुप्त हो जाएगा, या सिनर्जिड का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आप सुनिएगा, लिखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।